हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5th एंड जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसे किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक बायोग्राफी को हमने पढ़ा है, वैसे ही सेम इसमें भी एक बायोग्राफी को हम पढ़ेंगे। वो साइंटिस्ट कौन से रहेंगे यहाँ पे? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वाटसन और क्रिक की बायोग्राफी हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देखने वाले हैं। फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था? एक्सरे एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन को दिया था। ठीक है। ही कंप्लीटेड पीएचडी इन 1954 ऑन थीसिस एमिटेड एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इनके अवार्ड्स। अवार्ड इनको क्या मिले थे? देखो, वाटसन विद क्रिक इंक्लूड्स, पहला कौन सा अवार्ड है? वो है जॉन कोलिन। दूसरा कौन सा है? देखो, पहला कौन सा है? जॉन कोलिन अवार्ड। दूसरा है ये मिला कब था? 1959 में। दूसरा है लास्कर अवार्ड, LASKER, लास्कर अवार्ड। ये मिला था इनको 1960 में। क्लियर। एंड जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है रिसर्च कारपोरेशन प्राइज। रिसर्च कारपोरेशन, ये मिला था 1962 में। क्लियर। और ये क्या कह रहा है? 1962 में ही इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ये याद रखिए, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1962। तो ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए, जॉन कोलिन अवार्ड, लास्कर अवार्ड एंड रिसर्च कारपोरेशन प्राइज। और नोबेल प्राइज़ कब किया दिया गया था? जब रिसर्च कारपोरेशन प्राइज़ दिया गया था तभी इनको नोबेल प्राइज़ भी दे दिया गया था 1962 में। क्लियर। तो ये इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लियर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या हम? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है। तो इतना इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स क्या होती है। क्लियर। देखो, these and several related questions are dealt with significantly in the branch of biology known as genetics. जेनेटिक्स में क्या होगा? एक इनहेरिटेंस होगा, दूसरा बात करेंगे हम वेरिएशन। क्लियर। एक इनहेरिटेंस, दूसरा वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे कोई पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स होंगे वो चाइल्ड में कैसे पहुंचेंगे? जैसे ये कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र पेरेंट से चाइल्ड में, इसको बोलेंगे हम इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स। ठीक है। और पेरेंट से जो बच्चा डिसिमिलर दिखेगा ना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम वेरिएशन। समझ गए? हमने क्या बोला है? पेरेंट के कैरेक्टर बच्चे में पहुंचेंगे ना, कैरेक्टर्स, तो उसको बोल देंगे हम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। कहाँ? टू दी प्रोजेनी, इसको बोलेंगे हम इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या कहता है? डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मतलब प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। देखो,
पेरेंट के कैरेक्टर बच्चे में पहुंचेंगे कैसे, उसको बोल देंगे हम इनहेरिटेंस। और पेरेंट जो है बच्चे से डिसिमिलर दिखेगा, मतलब कि डिफरेंट दिखेगा, उसको बोल देंगे हम वेरिएशन। ठीक, ये हो गई दो डिफिनेशन। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरिएशन जो होते हैं ना, देखो किस में होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें सिंगल पेरेंट का यूज होता है उसको बोल देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है ना, वेरिएशन किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन छिपा हुआ होता है। ये कब पता चला, ये इंपॉर्टेंट है। 8000 से 1000 BC इसमें पता चला था क्या, वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे इतना पॉइंट याद करना है। क्लियर, क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन छिपा हुआ होता है। और ये पता कब चला था, 8000 से 1000 BC क्राइस्ट। क्लियर, तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है। अब एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखो क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल काउ। क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ। ठीक है, वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड, एग्जाम्पल क्या है, साहीवाल, जिसका फार्मेशन कहाँ हुआ है, पंजाब में। वाइल्ड वैरायटी से इंडियन ब्रीड का फार्मेशन किया गया शाही काऊ, कहाँ पे, पंजाब में। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो क्या बताओगे, साहीवाल काऊ। ठीक है, क्या बताओगे यहाँ पे, साहीवाल काऊ। इसका फार्मेशन कहाँ किया गया, तो पंजाब। किससे बनाया गया, फ्रॉम वाइल्ड काऊ। ठीक है, क्लियर। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन किसका एग्जाम्पल है, साहीवाल काऊ का प्रोडक्शन किया गया, फार्मेशन किया गया कहाँ पे, पंजाब में किया गया। किससे किया गया, वाइल्ड काऊ वैरायटी से। क्लियर, तो ये याद रखिए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन का एग्जाम्पल क्या है, साहीवाल काऊ। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डाटा है, मेंडल किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पहली बात देखो मिड 19th सेंचुरी याद रखिए। ठीक है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम था इनका ना। 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने कितने साल तक, 7 साल तक लगातार एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे, मटर के पौधे पर, पाइसम सटाइवम। क्लियर, गार्डन पी है, याद रखना, स्वीट पी मत कर देना, गार्डन पी। क्या क्या बताया हमने, मिड 19th सेंचुरी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से 1856 से 1863 तक 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे, गार्डन पी पे। ठीक है, और प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो। और इन्होंने क्या बताया था भाई, इन्होंने लिया क्या था, देखो कैरेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड 7 कैरेक्टर्स की बात करें, यहाँ पे लिखिए नोट डाल के, कैरेक्टर्स कितने हैं, तो 7। ठीक है, और ये ट्रेट कौन से हैं, देखो एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट हैं, डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी है। तो ट्रेट कितने हैं, डबल। तो ट्रेट कितने हैं, 14, 14th ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी। एक चीज़ यहाँ पे देखिए ज़रा, ये कैरेक्टर की जो बात कर रहा है यहाँ पे, कैरेक्टर्स ध्यान से देखना, यहाँ पे सीड का डोमिनेंट कौन सा है, राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। सीड का कलर कौन सा है, येलो होगा या ग्रीन होगा। तो सीड बेस कितने कैरेक्टर हैं,
2, समझ गए। सीड बेस कितने हैं, सीड का शेप, सीड का कलर 2 हो गए। फ्लावर का कलर वायलेट होगा, वाइट होगा। पॉड का शेप और पॉड का कलर, तो पॉड बेस कितने कैरेक्टर हैं, 2, ध्यान से समझते रहना। डोमिनेंट कौन सा है, फुल या फ्लैटेंड, फ्लैटेंड भी बोल सकते हैं, और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड का कलर कौन सा है, ग्रीन और येलो। पॉड का और देखो सीड का दोनों अपोजिट हैं। पॉड का, सीड का जो डोमिनेंट है येलो है और पॉड का जो डोमिनेंट है ग्रीन है, तो ये याद रखना। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, ठीक। एक चीज़ इसमें याद कर लीजिए कि कलर बेस जो है सबसे ज़्यादा कैरेक्टर हैं। देखो कैसे, सीड का कलर, फ्लावर का कलर और पॉड का कलर। तो कलर बेस कितने कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर, याद हो गया। कलर बेस्ड 3 कैरेक्टर यहाँ पे लिख दिए, आपको हमने डिटेल बता दिए कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो टोटल कैरेक्टर कितने थे, 7, ट्रेट कितने थे, 14th, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं इन्होंने मेंडल जो थे ना, एक चीज़, नई चीज़ का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, इन्होंने बायोलॉजी में जो है मैथमेटिक का यूज कर दिया था। कैसे, हिज एक्सपेरिमेंट had large sampling size with gave greater credibility to the data that he collected। लार्ज सैंपल साइज ले रहे थे। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये याद कर लीजिए कि इन्होंने क्या किया था, देखो, फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम इन बायोलॉजी। मैथमेटिक को यूज कर दिया था, तभी इन पे कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था कि यार बायोलॉजी में मैथ क्यों यूज कर रहे हो तुम, ठीक है। लेकिन बाद में सही साबित हुए, ठीक है। लार्ज सैंपल साइज लिया था इन्होंने, ठीक है। और क्या किया था, स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक का यूज किया था, किसमें, टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन दी बायोलॉजी। तो ये चीज़ याद रखिए, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, मेंडल सेलेक्टेड 14th ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी। अभी हमने ऊपर बता चुके हैं, कैरेक्टर की बात करता है तो 7 और ट्रेट की बात करता है तो 14th, और 14th ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी भी लिया था इन्होंने, क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो जो हमने अभी यहाँ पे बताया था सेम टू सेम वही लिखा है यहाँ पे, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। कैरेक्टर्स कितने हैं, देखो 7 कैरेक्टर हैं। ट्रेट कितने हैं, 14th हैं, ठीक है। 14th ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है। स्टेम हाइट, टाल ड्वार्फ, ये डोमिनेंट की बात कर रहा है, ये रेसेसिव की बात कर रहा है, ठीक है। सेम टू सेम, क्लियर। अभी बताया था कलर बेस, देखो फ्लावर का कलर, पॉड का कलर और सीड का कलर। तो कलर बेस हमने 3 कैरेक्टर बताए थे। तो सेम ऊपर वाला जो ये लिखा है ना, जो ये फिगर बने हैं ये वाले सारे, तो वो सेम यहाँ पे समराइज कर दिया गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन जीन का इनहेरिटेंस मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करता है। यहाँ पे जो ये फिगर दिया गया है ना, स्टेप्स इन मेकिंग क्रॉस इन पी, देखो ये फ्लावर ले लिया गया, ये पेटल है, स्टिग्मा, एंथर, स्टेम, कार्पेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एंथर को कट कर दिया है, इमैस्कुलेशन का प्रोसेस किया है। और इमैस्कुलेशन करेंगे किसमें, बाईसेक्सुअल फ्लावर में। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही फ्लावर पे रहेंगे इस वजह से। और अगर अलग अलग रहेंगे तो इमैस्कुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर इसको हम एंथर को कट कर देंगे तो फ्लावर एक्ट एज फीमेल प्लांट, फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो फीमेल फ्लावर की तरह। और उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब पॉलन को ट्रांसफ़र करेंगे, पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा। और उसके बाद जो है ये सीड को कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। कल हमने पूरा प्रोसेस बताया था आपको। तो ये स्टेप्स हैं।
अब यहाँ पे इन्होंने शो ऑफ किया है, बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन, based on these observation Mendel proposed that some things was being stably passed down unchanged। ठीक है, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अभी हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देंगे कि क्या किया गया है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे याद कर लीजिए। जैसे जीन्स दिया है ना, तो जीन्स को ही बोला जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जीन को बोला जाता है, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीन को क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर। और जीन जो होते हैं व्हिच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज एलील। एलील जो होते हैं वो पेयर में, एंड दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन। क्लियर, एलील होते हैं पेयर्स में। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पूरा अभी ओवरऑल हम यहाँ पे एक साथ बता देंगे। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, एलील कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगस। ठीक है, जैसे सिमिलर हो सकते हैं, एंड कैन बी डिसिमिलर फॉर द हेट्रोजाइगस। ये जैसे कैपिटल टी बात कर रहा है, तो ये दोनों देखो टी एंड टी सिमिलर हो सकते हैं, स्मॉल टी में सिमिलर ही हैं, लेकिन डिसिमिलर किस में हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस में। देखो ये कैपिटल और ये स्मॉल, तो ये डिसिमिलर हो गया। डिसिमिलर किस में, हेट्रोजाइगस में, और सिमिलर किस में है, होमोजाइगस। सिमिलर किस में, होमोजाइगस में। क्लियर, तो यहाँ पे ये बताया है। यहाँ पे देखो क्रॉस जो यहाँ पे कराया गया है, जैसे पेरेंटल बॉडी लिया है इन्होंने, कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखो पेरेंट हमेशा प्योर ही लेंगे, प्योर एंड होमोजाइगस। तो ये टाल है, ये हमारा ड्वार्फ। ठीक, तो इसका हम क्रॉसिंग कराएंगे। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक साथ इसका फिर से कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब एक बार इसका कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो F1 जनरेशन में क्या हुआ, टाल प्लांट मिले, सारे टाल प्लांट। ठीक है, 100% टाल। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे हम F2 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का कराते हैं, तो देखो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या हुआ, 3 टाल हैं, एक ड्वार्फ है। देखो F2 जनरेशन में टाल और ये ड्वार्फ जो जीनोटाइप स्मॉल टी है, और इनका दोनों को क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है कैपिटल टी। तो ये है F2 जनरेशन में। F1 जनरेशन में सारे टाल हैं, और F2 जनरेशन में क्या है, 3:1 का रेशियो है। क्लियर, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन। सेम यहाँ पे लाइन लिखी है पूरी। ठीक है, जैसे बिल्कुल देखो हमने क्या बताया था अभी, फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:1 का था। देखो 3:1 मतलब 3 टाल है, एक ड्वार्फ है। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो क्या है, कैपिटल टी 1 है,
कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है 2 है, स्मॉल टी कितना है 1, तो जीनोटिपिक क्या बनेगा 1 2 1। ठीक, सेम यहाँ पे इसने बता रखा है फिगर में, देखो हाईलाइट कर दे रहे हैं। फिनोटिपिक रेशियो क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1, मतलब बाहर से कैसे दिख रहे हैं तो 3 टाल हैं 1 ड्वार्फ है। जीनोटिपिक रेशियो कैसा है अंदर से इंटरनल अपीयरेंस 1:1 का। क्लियर, ये ओवरऑल यहाँ पे पुन्नेट स्क्वायर डिस्क्राइब किया गया है। पुन्नेट स्क्वायर में क्या पूछता है हम बता दे रहे हैं आपको। देखो पुन्नेट स्क्वायर, पहली बात तो याद होना चाहिए ब्रिटिश जेनेटिक्स थे, एग्जाम में पूछ चुका है ब्रिटिश जेनेटिक्स। ठीक है, सी पुन्नेट, ये साइंटिस्ट थे हमारे सी पुन्नेट। ये कौन से थे ब्रिटिश जेनेटिक्स थे जिन्होंने पुन्नेट स्क्वायर का फॉर्मेशन किया था। क्लियर, अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ओवरऑल सेम टू सेम वही दिया गया है। यहाँ पे फिर से हम आपको डिस्क्राइब करके बता दे रहे हैं। देखो कैपिटल टी ये पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई, चलो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो पहली बात तो क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, इसको बोल देंगे हम बैक क्रॉस। दूसरे पेन से लिख लेते हैं भाई इसको, बैक क्रॉस। ठीक, क्या बोल दिया बैक क्रॉस। अब देखो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा मज़ा आएगी आपको। अब कैपिटल टी की स्मॉल टी था। ठीक है, प्रोडक्शन किसका हो गया भाई 4 बने हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो ना बने। ठीक, अब देखो फिर चेंज करते हैं कलर। अगर ये जो प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ है इसकी अगर क्रॉसिंग हम कैपिटल टी के साथ कराते हैं तो उसको बोल देंगे हम आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे आउट क्रॉस। और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी की अगर हम क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो बोल देंगे हम टेस्ट क्रॉस। अब देखो यार क्रॉसिंग तो तुम लोग करा ही सकते हो, लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं। देखो आउट क्रॉस में क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ये करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्लास में देखो भाई कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आप खुद देख लेना इसमें। ठीक है, ये हो गया आउट क्रॉस, ये हो गया टेस्ट क्रॉस। समझ गए ना। बैक क्रॉस था F1 जनरेशन जो थी सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सारे 100% लॉन्ग प्लांट दिखे। अब ये F1 जनरेशन में हमने कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल सी के साथ कराया तो आउट क्रॉस बोल दिया, और इसकी अगर हम स्मॉल टी के साथ तो इसको बोल दिया टेस्ट क्रॉस। और यहाँ पे हमने ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर, अब चलते हैं आगे। ये बिल्कुल वही सेम टू सेम लिखा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ओवरऑल हमने बता दिया है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो कैपिटल टी मतलब टी का स्क्वायर प्लस
2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, दिस इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो ये कैपिटल टी कितना है, 1/4 ही है ना, स्मॉल टी 1/4 है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है 1/2, हाफ है ना भाई, 2 हैं, तो ये है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब चलते हैं आगे, समझ में ना आए फिर से बता दीजिएगा हमको, ठीक है, कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा एकदम फटाफट। अब आगे चलते हैं, टेस्ट क्रॉस को हमने बता दिया है, बैक क्रॉस को भी बता दिया है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई साहब इस फिगर पे, होमोजाइगस रिसेसिव एंड होमोजाइगस रिसेसिव ही है ना, होमोजाइगस रिसेसिव एंड दिस इज दी होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर? देखो यार यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या है वो, बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे मेंडल ने जो है 2 रूल का प्रपोजल दिया। यहाँ पे क्या किया इन्होंने भाई, देखो, बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जितने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए अभी तक मेंडल ने, उनको देखते हुए 2 प्रपोजल रख दिए। एक तो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जिन रूलों को बताया था। देखो क्या कहा है हमने, ऑब्जर्वेशन को देखते हुए किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, तो इन्होंने 2 रूल निकाल दिए। पहला क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इन्हीं को बोल दिया गया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ओवरऑल दोनों को मिला के। ठीक है, इसको भी मिला के और इसको मिला के बोल दिया क्या, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ब्लैक टू ब्लैक कर देते हैं, एकदम ब्लैक माम्बा, ठीक है, दिखना चाहिए। अब चलते हैं आगे, देखो यार, लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस ही है यार। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, देखो, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। हमने बताया था ना, कंट्रोल कौन करता है, फैक्टर। ठीक है, जीन्स, फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, पेयर में होते हैं, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स। ठीक है, एंड अदर रेसेसिव। क्या कह रहा है, डिसिमिलर पेयर है ना, जैसे थोड़ा समझिए यार, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर रहे हैं ना, डिसिमिलर बोल रहा है ना, डिसिमिलर पेयर, डिसिमिलर पेयर तो यही हुआ ना, सिमिलर की तो ये है सिमिलर, तो दोनों डोमिनेंट हैं। डिसिमिलर की बात कर रहा है तो कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, तो कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट, कह नहीं रहा है, मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स, डोमिनेंट, एंड अदर रेसेसिव, स्मॉल टी वाला क्या है, रेसेसिव। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और सेम टू सेम बार बार यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, F1 जनरेशन में एक्सप्रेशन 3:1 जो है वो फिनोटिपिक रेशियो है, 1:1 क्या है, जीनोटिपिक, ये पीछे ही नहीं छोड़ रहा है यार। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। पहला पॉइंट याद रखिए, एलील कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, अरे यार, ठीक है, एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच F2 जनरेशन थ्रू वन ऑफ दीज नॉट सीन इन F1 स्टेज। देखो ये ला क्या कहता है, एलील कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं अगर कैरेक्टर्स जो हैं F1 जनरेशन में डिसअपियर हो गए हैं, तो F2 जनरेशन में क्या है, वो फिर से रीअपियर हो जाएंगे। समझ में आया, इसीलिए एलील कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि अगर क्रॉसिंग के दौरान कैरेक्टर्स अगर F1 जनरेशन में
डिसअपियर हो गए हैं तो F2 जनरेशन में फिर से वो रीअपियर हो जाएंगे। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भाई साहब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दबा के पूछता है यहाँ से। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो पहले हम ऊपर कुछ इसके एग्जाम्पल जो हैं वो लिख दे रहे हैं, और ना आए तो बात करिए हमसे। पहला एग्जाम्पल जो है वो स्टार्च ग्रेन साइज। स्टार्च ग्रेन साइज मतलब कुछ राउंड होते हैं, कुछ रिंकल्ड होते हैं। ठीक है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से। तो पहला हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल स्टार्च ग्रेन साइज। दूसरा क्या है, एंटीराइनस स्पीसीज। एंटीराइनम मेजस। तीसरा है हमारा डॉग फ्लावर, कुत्ता फूल। ठीक है, डॉग फ्लावर का मतलब कुत्ता फूल मत समझ लेना। ठीक है, अब क्या है, फोर्थ है हमारा एंड्रालूसियन फाउल। एंड फोर्थ है हमारा मिराबिलिस जलापा, फिफ्थ सॉरी। मिराबिलिस जलापा। यार देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये एनसीईआरटी में नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको याद करना है। हमने पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अभी बताएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है। तुमको एग्जाम्पल हम पहले लिखा दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा स्टार्च ग्रेन साइज। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है एंटेराइनम मेजस। थर्ड है हमारा डॉग फ्लावर। एंड फोर्थ है हमारा एंड्रालूसियन फाउल। फिफ्थ हमारा मिराबिलिस जलापा। ठीक है, देखो ये हो गए इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल। बेसिकली तुमसे वो एग्जाम्पल ही पूछेगा। अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, बहुत ईजी वे में बताएंगे, समझ आ जाएगा आपको। और नहीं समझ आएगा तो आप जानिए। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो क्या करेंगे। देखो हमने क्या बताया था, और समझ तो आ ही जाना चाहिए। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या बताया था, जीनोटिपिक रेशियो कितना था 1:1। फिनोटिपिक रेशियो कितना था 3:1। 3 टाल थे, एक 60 था, ड्वार्फ था। देखो यार यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, सीधे एक चीज़ याद रखिए, इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा भाई साहब, ये जो 3:1 का जो फिनोटिपिक रेशियो है चेंज्ड इनटू 1:1। कहने का मतलब क्या है, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो आर सिमिलर इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देख लो फिनोटिपिक रेशियो क्या है 1:1, जीनोटिपिक रेशियो क्या है 1:1। समझ में आया, क्या हुआ, क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे रेड बनने चाहिए थे ना भाई साहब। देखिए ना, रेड बनने चाहिए थे ना, पिंक बन गया। समझ में आ गया, ये 2 क्यों आया, पिंक का फॉर्मेशन हो गया। ये जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर गए। समझ में, क्या होना चाहिए था 3:1, लेकिन यार यहाँ पे पिंक का फॉर्मेशन हो गया। रेड तो ठीक है, रेड बनना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पे पिंक का फॉर्मेशन हो गया। एक तो वाइट ठीक ही है, तो इसीलिए क्या हुआ, इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द रेशियो ऑफ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 1:1। बस यही है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर, भूलना नहीं है। देखो स्नैपड्रैगन दिया है आपको, बाकी हमने जो इम्पोर्टेंट ऊपर दिए हैं वो कर लीजिए। ठीक है, अब देखो modified allele could be responsible for the production of normal less efficient enzyme or
नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, ठीक है, या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम, या तो कोई भी एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। और ये आगे लाइन क्या कह रही है भाई, देखो, बट इफ द एलील प्रोड्यूस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिनोटाइप अफेक्ट कर जाएगा, ठीक है। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड एलील, क्लियर, हाँ क्लियर होना चाहिए ना। अब देखो नीचे क्या कह रहा है, द रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज ऑफ नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। तो हमने जो ऊपर बताया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये 2-3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं इसमें है। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस, मतलब एक साथ की बात कर रहे हैं ना, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, देखो कोडोमिनेंस में जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है हमारा ABO ब्लड ग्रुप। क्या है, ABO ब्लड ग्रुप। कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, पूछ चुका है ABO ब्लड ग्रुप। क्या क्या, डोमिनेंस, देखो टिल नाउ वर डिस्कसिंग क्रॉसेस where the F1 resemble either of the two parent dominance or was in between incomplete dominance, ठीक है। देखो कोडोमिनेंस का एग्जांपल पहली बात तो याद करना है आपको ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप में क्या होता है, देखो एक जीन कंट्रोल करता है ABO ब्लड ग्रुपिंग को, उस जीन का नाम है क्या, आई जीन। सबसे पहले तो याद रखिए आई जीन जो होता है कंट्रोल करता है ABO ब्लड ग्रुपिंग की। ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय, जीन का नाम बताइए, आई जीन, याद हुआ, ठीक है। अब दूसरी लाइन क्या याद रखना है, जीन आई हैज़ 3 एलील, आई जीन के 3 एलील हैं, IA, IB और I। कौन कौन से, IA, IB और I, ठीक है। ये शुगर के बेसिस पे हैं, जिसमें A शुगर है उसको बोल देते हैं IA, जिसमें B है IB, जिसमें कोई शुगर नहीं है उसको बोल देते हैं I, ठीक है। देखो नीचे लिखा भी है I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, शुगर के बेस पे है ना। देखो कह नहीं रहा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैव शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स सरफेस एंड काइंड ऑफ शुगर आर कंट्रोल्ड बाई जीन। आई जीन कौन सी, IA, IB एंड I, ठीक है। A शुगर तो A, B शुगर तो B, कोई शुगर नहीं तो सिंपल I, तो इसीलिए लिखा गया है आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, याद हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, 1 जीन 3 एलील होंगे इसमें और 6 एलील पेयर, याद रखिए 6 जीनोटाइप बनेंगे, 4 फिनोटाइप, ठीक है। और अगर देखो अभी हम निकालना भी बताएंगे पूरी, नंबर ऑफ एलील की बात कर रहा है तो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एलील की बात कर रहा है n/2 n+1, ये फार्मूला है। n क्या है, जैसे 3 एलील हैं तो 3/2 ब्रैकेट 3 + 1, तो कितने बनेंगे 6, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप में एलील कितने हैं 3, तो कितने बनेंगे जीनोटाइप, 6 जीनोटाइप, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ध्यान से समझना थोड़ा।
एलील फ्रॉम पेरेंट फर्स्ट, एलील फ्रॉम पेरेंट सेकेंड, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग और ब्लड कौन सा प्रोड्यूस होगा। आई ए और आई ए है, तो जीनोटाइप कौन सा बनेगा, दोनों में आई ए होगा और दोनों में ए ही है ना शुगर, तो ए ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ए और बी से क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप, जीन आई ए आई बी बनेगा। देखो आई ए और आई हमने बताया था किसी भी शुगर का फॉर्मेशन नहीं करती थी, तो आई जीरो होगा, तो केवल और केवल आई ए ब्लड ग्रुप मतलब ए ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। ए और बी से ए बी, ठीक है, बी और बी से केवल बी फॉर्मेशन करेगा। जीनोटाइप आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आई बी और आई हमने बताया था कोई शुगर नहीं बनाएगा, तो आई जीरो, तो केवल और केवल बी। आई और आई मतलब कोई भी शुगर का प्रोडक्शन नहीं करेगा आई जीन, तो ओ ब्लड ग्रुप, ओ या जीरो, पहले इसको जीरो बोलते थे, अब ओ ब्लड ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं एग्जिस्ट ओनली होमोजाइगस। क्लियर, हाँ, तो ये हो गया यहाँ पे टेबल शोइंग जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन। क्लियर, जैसे हमने यहाँ पे जीनोटाइप बताए हैं ना, देखो जो 6 जीनोटाइप की हमने यहाँ पे बात की है वो कैसे किया है, अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा एक बार, ठीक है। तो कोशिश करते हैं समझ आ जाए आप लोगों को। देखो, हाँ, आई ए एक हो गया, आई ए आई 2, 3 हो गया, 4 हो गया, और देखो ए और बी वाला, देखो ए बी और ए बी ये तो सेम ही है, तो एक ही काउंट करेंगे ना, और ये क्या हो गया 6 हो गया, तो टोटल 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गया 6। नंबर ऑफ एलील पता हो तो जीनोटाइप हम बता सकते हैं इस फार्मूले के बेस पे, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, ABO blood grouping also provide a good example of multiple allelism। तो ABO ब्लड ग्रुप किस में याद रखेंगे हम, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। क्यों, बहुत सारे एलील जो हैं इसको कौन कौन सा बताया, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। ABO ब्लड ग्रुपिंग आल्सो प्रोवाइड ए गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। अब यहाँ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, साइड में हम लिख लेते हैं तो आपके लिए सूटेबल रहेगा थोड़ा। बी एंड कैपिटल बी रहेगा तो लार्ज स्टार्च प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी रहेगा तो इंटरमीडिएट, स्मॉल बी तो लेस स्टार्च, ठीक है। तो ये हम जीनोटाइप याद रख लेंगे। कौन सा बताया, कैपिटल बी तो लार्ज स्टार्च प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी तो इंटरमीडिएट, स्मॉल बी तो लेस स्टार्च का प्रोडक्शन करेगा। सेम टू सेम इस वाले पेज पे यही लिखा है, कैपिटल बी राउंड होंगे, राउंड मतलब लिख देते हैं यहाँ पे, राउंड होने का मतलब ये ना स्टार्च ज़्यादा होगी, ये क्या होंगे रिंकल्ड, ठीक है, हाँ।
और स्मॉल बी रिंकल्ड होंगे, मतलब लेस स्टार्च का प्रोडक्शन होगा। कैपिटल बी और स्मॉल बी कैसे होंगे, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज। ठीक है, देखो हमने एक साथ लिखाया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में स्टार्च, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक साथ लिखा एलील सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो एक साथ ही ऊपर हमने लिखा दिया, तो वहीं पे याद कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। टू जीन का इनहेरिटेंस मतलब कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है भाई साहब। ये क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम यहाँ पे क्रॉस को ही देखते हैं पहले। क्रॉसिंग यहाँ पे हुई है, पी जनरेशन की बात कर रहा है, तो राउंड येलो सीड लिए गए हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। और हमने बताया था पेरेंट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो प्योर होने चाहिए, प्योर होमोजाइगस। ठीक है, रिंकिल्ड ग्रीन लिया है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। गैमिट का प्रोडक्शन कराएंगे तो एक कैपिटल आर से लेंगे, एक कैपिटल वाई से, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, गैमिट बना दिए, गैमिट हैप्लॉइड होते हैं। अब कराएंगे इसमें क्रॉसिंग। ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया। देखो ये यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, F1 जनरेशन में ये राउंड येलो सीड का फॉर्मेशन हुआ, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे सेल्फिंग कराएंगे, किसकी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्फिंग होगी, जैसे सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हो रहा था वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब इनको हम यहाँ पे जैसे उसमें पुनेट स्क्वायर का फॉर्मेशन किया था, यहाँ पे रख दिया हमने दोनों तरफ। देखो ये 4 रो बनाई है, इधर भी रखे वही सारे गैमिट और इधर भी रखे, डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना ये। तो क्या करेंगे हम, देखो जैसे यहाँ से एक लेंगे और यहाँ से यहाँ पे फिल कर देंगे। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ से लिया, इसकी इसके साथ कराएंगे। देखो तो यहाँ पे फिल करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब इसी की इसके साथ कराएंगे, तो यहाँ पे फिल करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी वाले गैमिट की इसके साथ कराएंगे, फिर यहाँ पे फिल करेंगे। अब दूसरे वाले की जैसे इसकी करते हैं बात, यहाँ पे इसकी फिर इसके साथ कराएंगे, तो यहाँ फिल करेंगे, इसकी इसके साथ कराएंगे, तो इस वाले में फिल करेंगे, इस वाले गैमिट की इसकी, तो यहाँ पे ऐसे ही सबका गैमिट एक साथ करा लेंगे, तो इसमें फिल करते जाएंगे। समझ गए? ठीक है, अब इस वाले की फिर इसके साथ ऐसे ऐसे करा के सारे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमको जो फिनोटाइप की रेशियो देखने को मिलेगा, फिनोटिपिक रेशियो, वो देखने को मिलेगा हमको 9:3:3:1। 9 होंगे राउंड येलो, 3 होंगे राउंड ग्रीन, 3 होंगे रिंकल्ड येलो और 1 होगा रिंकल्ड ग्रीन। ये देखो रिंकल्ड ग्रीन है। क्लियर? तो ये यहाँ पे इसका फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब आगे चलते हैं हम। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक राउंड येलो रिंकल्ड, राउंड येलो रिंकल्ड येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड ग्रीन, इसका जो रेशियो है वो कितना बताया है, 9:3:1 का। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ओवरऑल यहाँ पे दिया है
उसी की बात किया जो हमने यहाँ पे ऊपर क्रॉसिंग कराई है, ठीक है। इसको आप लोग फिल करके बताना हमको क्या होगा इसमें, जीनोटिपिक F2 जनरेशन में एक्सप्रेशन फिनोटाइप, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, मेंडल ने पब्लिश किया अपना वर्क, कितना, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑफ इनहेरिटेंस 1965, बट कुछ रीज़न की वजह से क्या है 1900 से पहले तक वो पब्लिश नहीं हो पाया। कब तक कह रहा है, इट रिमेन अनरिकग्नाइज्ड टिल 19 तक, ठीक है। क्यों भाई पब्लिश क्यों नहीं हो पाया, मेंडल के टाइम सोशल मीडिया था नहीं था ना, मेंडल रील थोड़ी ना देखते थे, तो लेक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन ईजी नहीं था, ठीक है। हिज वर्क कुड नॉट बी पब्लिश्ड, कम्युनिकेशन ही नहीं था उस टाइम पे, कुछ चीज़ की अगर डिस्कवरी करते तो हो सकता है पता ही नहीं चल पाती लोगों को, सोसाइटी में ही नहीं पता चल पा रही थी। दूसरा क्या है, हिज कॉन्सेप्ट जीन फैक्टर इन मेंडल्स वर्ल्ड as stable and discrete unit that control the expression of trait, ठीक है, of pair which did not blend with each other, क्लियर। और क्या किया था मेंडल ने, जो है मैथमेटिक का यूज कर दिया बायोलॉजी में, तो लोगों को बिल्कुल ही अजीब लगने लगा, टोटली अनएक्सपेक्टेबल हो गया। कम्युनिकेशन नहीं था, एक तो मैथ यूज कर दिया उसमें बायोलॉजी में, तो कि यार बायोलॉजी में बायो यूज होनी चाहिए, मैथ यूज कर दिए, इसलिए भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं लगा। लेकिन मेंडल अपनी जगह पे सही थे, ठीक है। मेंडल जो वर्क कर रहे थे, मैथमेटिकल टूल का यूज कर रहे थे, स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल यूजेस, वो एकदम क्लियर थे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, पड़े रहे ऐसे। उसके बाद जब 1900 में यार दो साइंटिस्ट आए, तीन साइंटिस्ट थे बेसिकली 1900 में, कि भाई चलो मेंडल ने कुछ खोजा है मरने के बाद मेंडल के, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। कौन कौन से साइंटिस्ट आए, डी व्रीज, कॉल कोरेंस एंड वॉन शेरमैक, तीन साइंटिस्ट ने कहा कि चलो यार मेंडल की जो कुछ करके गए हैं वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। यार 1900 में जब मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने पढ़ने में लगाया दिमाग अपना, तो एकदम शॉक्ड रह गए कि यार मेंडल तो चले गए, लेकिन मेंडल ने जो चीज़ ये लिखी हैं वो तो एकदम क्लियर हैं, बहुत अच्छी हैं, एकदम एक्यूरेट हैं। अब बताओ यार, मरने के बाद मेंडल के लोगों को समझ आया मेंडल ने जो कुछ किया था वो सही था। मेंडल अगर जिंदा रहते तो उनको अच्छा लगता, लेकिन नहीं। फिर क्या हुआ, याद रखिए, जो तीन साइंटिस्ट कौन कौन से थे, डी व्रीज, कॉल कोरेंस एंड शेरमैक। तो हमने ऊपर कौन सा क्वेश्चन बताया है, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, पब्लिश कब किया, 1865, ठीक है। और रीडिस्कवरी कब की गई, 1900, ठीक है। याद रखिए, थ्री साइंटिस्ट, ठीक है, डी व्रीज, कॉल कोरेंस, वॉन शेरमैक, रीडिस्कवर किया था, ठीक है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो, डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा, दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर in the nucleus that appears to be double and dividable just before cell division, this is called the chromosome. क्रोमोसोम क्या था, कलर्ड बॉडी, ठीक है, विजुलाइज्ड बाय स्टेनिंग, स्टेनिंग की जाती थी तो वो विजुलाइज हो रहे थे, क्या थे, क्रोमोसोम। 1902 में 1902 द क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैज बीन वर्कड आउट। क्रोमोसोमल मूवमेंट कब, 1902 में, याद रखिए लाइन,
ठीक है। सट्टन एंड बॉवेरी, साइंटिस्ट कौन थे? वाल्टर सट्टन एंड थियोडर बॉवेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल। देखो यार इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली बात तो क्या है इंपॉर्टेंट, सट्टन और बावेरी ये क्या कर बैठे? सट्टन और बावेरी ने देखा बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है पैरेलल होता है बिहेवियर ऑफ जीन के, समझे? बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल टू, देखो बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल होता है किसके? बिहेवियर ऑफ जीन के। और यूज़ किस में किया इन्होंने? क्रोमोसोमल मूवमेंट। किसके लिए? मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। कौन? फिर से सुनिए, साइंटिस्ट कौन से थे? वाल्टर सटन एंड थियोडर बॉवेरी। क्या किया इन्होंने? क्या देखा? जो क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर था वो एक दूसरे से पैरेलल था, ठीक है। यूज़ क्या किया? क्रोमोसोमल मूवमेंट। किसके लिए? मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ पे हम क्लियर कर दिया। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा क्रोमोसोमल बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोमल वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। किसने देखा था? वाल्टर सटन एंड थियोडर बॉवेरी ने। क्रोमोसोमल मूवमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। इस फिगर को नोट आउट करिए ज़रा। ये है G1 फेज, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये G2 है, मियोसिस फर्स्ट फेज एनाफेज, मियोसिस सेकेंड एनाफेज, जर्म सेल। ये फिगर को आप लोग देख लीजिए एक बार और दिमाग में बिठा लीजिए। कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन एक बार पढ़ लीजिए। आप देखते हैं यहाँ पे हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, ये जो आपको दे देगा, ये फिगर दे देगा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट एनाफेज, मियोसिस फर्स्ट एनाफेज। आपसे पूछेगा ये किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो याद होना चाहिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। हल्के में मत लीजिए, ठीक है। फिगर दे देगा और तुमसे पूछेगा, ये फेजेस भी एक बार देख लेना, ठीक है। और जनरली आपसे पूछने का चांस ये रहेगा कि ये दोनों फिगर दे देगा, पूछेगा ये है क्या, तो क्या लिखोगे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सटन बावेरी argued that the pairing and separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of the pair of factor that carry, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा तो दो साइंटिस्ट हमने आपको बताया है, सटन एंड बॉवेरी। तो क्या याद रखना है? कुछ मत याद रखिए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? सटन एंड बॉवेरी साहब ने, ठीक है। अब आते हैं, देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो सटन एंड बॉवेरी। वहीं पे अगर उसके बाद आ गए हमारे TH मॉर्गन साहब। इन्होंने क्या किया? ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, फलों पे जो मक्खी भिनभिनाती है उसको पकड़ लाए। कहा नहीं भाई, क्रोमोसोमल थ्योरी तो हम भी देंगे लेकिन एक्सपेरिमेंट कर करके। पकड़ लाए यहाँ से दो फ्रूट फ्लाई। नाम क्या था? ड्रासोफिला मेलानोगैस्टर। ये मेल है, मेल छोटा वाला है देखो, और खा खा के जो फीमेल है वो बड़ी होगी, हैवी, ठीक है। तो फीमेल का साइज बड़ा है, मेल का साइज छोटा है बेचारा। तो पहचानने के लिए क्या नाम है? ड्रासोफिला मेलानोगैस्टर। जो फलों के ऊपर भनभनाती रहती, देखा होगा, ग्रीन ग्रीन कलर की हल्की इस टाइप से मक्खी, तो उसको बोला गया ड्रासोफिला मेलानोगैस्टर। तो यार देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी तो दे दिया था सटन और बावेरी ने, लेकिन अब आ गए TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। कहे नहीं हम एक्सपेरिमेंट करके देंगे, लेकिन देंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो कहा ठीक है भाई। तो इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, मतलब फ्रूट फ्लाई, टीनी फ्रूट फ्लाई, छोटी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। उसके बाद यार क्या हुआ,
लोगों को चैन ही नहीं पड़ रहा था। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हो गया। इन्होंने क्या सिंपल सिंथेटिक मीडियम क्रिएट किया, सिंपल सिंथेटिक मीडियम लिया लेबोरेटरी में, ठीक है। और क्या, अब देखो पूछता है कि आपसे इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का ही यूज क्यों किया, तो याद रखिए दे कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक में। इसकी लाइफ साइकिल जो होती है 2 वीक में ही कंप्लीट हो जाती है। दूसरा, सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। एक मेटिंग में ये कहो भैया बहुत बच्चे दे जाती है, इसलिए इसको यूज किया। दूसरा, दे वर क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्सेस मेल एंड फीमेल फ्लाई इजिली डिस्टिंग्विशल। देखो मेल छोटा है बेचारा, फीमेल बड़ी है, तो इजिली देखने को मिल जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा कुछ नहीं है। आल्सो इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीज लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप से। सब देखने को मिल जाएगा लो पावर माइक्रोस्कोप से। तो पूछेगा इन्होंने भाई टिनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही यूज क्यों किया लेबोरेटरी में, तो क्या बताओगे, लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाती है 2 वीक, मतलब कि बहुत ही कम टाइम में सिंगल मेटिंग से बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, मेल और फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का यूज इसीलिए इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए सॉरी। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर अप कर लेंगे क्या इसके आगे का पोर्शन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जितना हमने कवर अप कर दिया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन उसी से आएंगे, थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है आपको बस, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट है, ओके।